वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पेपर 3 की यूनिट 2 को, जिसका नाम है रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन असेसमेंट। तो इसमें हम जानेंगे कि एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल होता है असेसमेंट करते वक्त। तो हमारा पहला टॉपिक है 2.1 स्क्रीनिंग टूल्स। इसमें हम देखेंगे क्या स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, उनका क्या स्कोप है और एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग क्या है। स्क्रीनिंग एक प्रोएक्टिव प्रिलिमिनरी प्रोसेस होता है ऑफ सॉर्टिंग द चिल्ड्रन टू सी हु माइट बी एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज, behavioral issues or learning disabilities. It is not diagnostic, it acts as an early filter or a smoke detector. जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है ज़रा सा भी उसने धुआं सेंस करा और पूरा सायरन बजने लग जाता है। तो स्क्रीनिंग का भी एक ऐसा ही प्रोएक्टिव प्रिलिमिनरी काम होता है जिसमें हम बच्चों को सॉर्ट कर देते हैं, बांट देते हैं, ये देखने के लिए कि किन बच्चों को डेवलपमेंट के अंदर डिलेज वाले इशू का सामना करना पड़ रहा है, बिहेवियरल के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वो फेस कर रहे हैं। तो ये पर्पज़ होता है हमारा स्क्रीनिंग का। अब डिटेल्ड स्कोप देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं स्क्रीनिंग की। अर्ली इंटरवेंशन जो कि 0 to 6 ईयर्स में दिया जाता है, इससे क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ हाईएस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। मतलब हम जो ब्रेन को डायरेक्शन होती है, सही पाथ दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो जो अर्ली ईयर्स होते हैं 0 से 6 ईयर्स तक के, तब ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। कैचिंग अ डिले अर्ली मैक्सिमाइजेज द एफिकेसी ऑफ थेरेपी। अगर हमने किसी डिसेबिलिटी पे, किसी डेविएशन पर जल्दी काम कर लिया तो उससे क्या होगा, जो हमारी थेरेपी होगी वो इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। उसके बाद आता है प्रिवेंटिंग द विंडो ऑफ फेलियर, मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन विद माइल्ड कंडीशंस लाइक डिसलेक्सिया बीइंग मिसलेबल्ड एज लेजी, प्रिजर्विंग सेल्फ एस्टीम। इससे क्या होता है, विंडो ऑफ फेलियर की का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि जब हम ऐसे स्टडी करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर, तो जो चिल्ड्रन एट रिस्क होते हैं, जिनको कंडीशन जैसे कि डिसलेक्सिया है, मतलब उन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम है, कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चा लेज़ी हो रहा है या इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है, बट हो सकता है कि उसके पीछे एक हिडन लर्निंग डिसेबिलिटी छिपी हो, डिसलेक्सिया जैसी। तो इससे हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है बच्चे की उस एक्टिविटी में पुअर परफॉर्मेंस का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेफरल्स प्रोवाइड्स एन एम्पेरिकल बेस लाइन टू जस्टिफाई फॉर्मल मेडिकल इवैल्यूएशंस टू पेरेंट्स एंड क्लिनिशियंस। तो इसके अंदर क्या बोला गया, एम्पेरिकल बेसिस क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट पर बेस हो, एविडेंस के ऊपर बेस हो। तो यहाँ से हमें एविडेंस मिल जाता है पेरेंट्स और क्लिनिशियंस के सामने रखने का, ताकि वो उनके इस प्रॉब्लम पर अच्छे से ध्यान दे सकें और उसके लिए स्टेप्स उठाएं। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या स्पेसिफिक टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए। सबसे पहले डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है एक, जिसको बोलते हैं DDST, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये क्या मेजर करता है, मोटर, लैंग्वेज एंड सोशल माइलस्टोन्स। मोटर होते हैं जो हमारे फाइन मोटर, ग्रोस मोटर स्किल से जुड़े हुए हैं, बड़ी लिम्स और फाइन वाली लिम्स। उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है हमारी, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सोशल माइलस्टोन, सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप, सोशल रिलेशंस, ये वाले माइलस्टोन्स अचीव करें हैं या नहीं करें हैं, हम इससे स्क्रीनिंग करते हैं। फिर आता है एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आंसर किए जाते हैं जो भी स्टूडेंट है उनके द्वारा, या पेरेंट्स ने ऑब्जर्व करा तो वो भी आंसर कर सकते हैं ऑन द बेसिस अगर बच्चा छोटा है। तो पेरेंट सेंट्रिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग क्वेश्चन, हम ये बेसिकली पेरेंट्स के लिए होता है, जहाँ पर पेरेंट्स से बच्चों की अलग अलग एजेस में उनका क्या बिहेवियर रहा है उसे ट्रैक करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियरल स्केल, जिससे हम ट्रैक करते हैं बच्चे के इमोशनल जो स्विंग्स हो रहे हैं, जैसे कि ADHD मार्कर्स होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं। तो ये हमने देखे स्पेसिफिक टूल्स क्या थे, क्या डिटेल स्कोप और इम्पोर्टेंस रहता है स्क्रीनिंग करने का, अर्ली स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है। टूल्स में हमने 3 टूल्स देख लिए। अब आगे चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है 2.2, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मल असेसमेंट जो कि स्पेशल एजुकेटर कैरी आउट करता है। उसमें हम देखेंगे करिकुलम बेस्ड असेसमेंट्स क्या होते हैं, इवैल्यूएशन वाले असेसमेंट्स क्या होते हैं और टर्म एंड इवैल्यूएशन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले फॉर्मल असेसमेंट फ्रेमवर्क आता है, जो कि हाईली स्ट्रक्चर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिनके अंदर जो स्कोरिंग का मैट्रिक्स होता है कि कैसे नंबर दिए जाएंगे वो बिल्कुल फिक्स होता है, स्ट्रिक्ट लिमिट लगी होती हैं। कंपैरिजन अगेंस्ट नॉर्मेटिव ग्रुप्स, नॉर्म्स बने होते हैं और उसके अगेंस्ट कंपैरिजन किया जाता है जब हम फॉर्मल असेसमेंट फ्रेमवर्क देखते हैं।
तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है CBA, दैट इज़ करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, जिनके अंदर क्या होता है, मेजर्स द स्किल्स डायरेक्टली अगेंस्ट द डेली करिकुलम बीइंग टॉट। इसके अंदर हम उन स्किल्स को मेजर करते हैं जो हम बच्चों को डेली करिकुलम के अंदर पढ़ाते हैं। फॉर इंस्टेंस, टेस्टिंग डबल डिजिट एडिशन डायरेक्टली यूजिंग टास्क डिज़ाइन फ्रॉम द चाइल्ड्स एक्टिव स्टेट टेक्स्ट बुक्स चैप्टर। अब हमें बच्चों को क्या चेक करना है, डबल डिजिट एडिशन। तो हमने बच्चे को वो क्लासरूम में सिखाई थी चैप्टर पढ़ाते वक्त करिकुलम के अंदर, बट अब हमें उसे चेक करना है, तो हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करेंगे। उसके बाद आता है एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक्स टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स एग्जैक्ट एकेडमिक ग्रेड लेवल। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि बच्चे का जो एकेडमिक वाला एरिया है उसके अंदर हम चेक कर सकें वो कहाँ पर स्टैंड करता है। जैसे उसे वर्ड रिकॉग्निशन आती है नहीं आती, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग कर पाता है या नहीं, राइटिंग आती है या नहीं। तो ये होती है एजुकेशनल इवैल्यूएशंस। उसके बाद आता है हमारे पास टर्म एंड इवैल्यूएशन। टर्म एंड इवैल्यूएशंस कौन से होते हैं, समेटिव इंडेक्सेस होते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो कंडक्ट किए जाते हैं फॉर इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म रिटेंशन। इट डिटरमाइंस प्लेसमेंट और द नीड टू एक्सटेंड करंट स्पेसिफिक गोल्स। तो टर्म एंड इवैल्यूएशन क्या होते हैं, वो ये देखने के लिए होते हैं, ये जांचने के लिए होते हैं कि अभी तक बच्चे को जो पढ़ाया गया वो कितना इफ़ेक्टिव है, अभी तक उसे वो कितना याद है और उसके अंदर उसकी पकड़ कितनी है अभी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है टर्म एंड इवैल्यूएशन से। तो हमने यहाँ पे फॉर्मल असेसमेंट फ्रेमवर्क देखा, जहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट्स, जो करिकुलम में पढ़ाया उसे हम चेक कर रहे हैं, एजुकेशनल इवैल्यूएशंस, एजुकेशन से एकेडमिक वाला एरिया चेक कर रहे हैं, टर्म एंड इवैल्यूएशन मतलब जितना पढ़ा दिया है उसमें उसका क्या अभी परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज़ 2.3 इनफॉर्मल असेसमेंट कैरिड आउट बाय द टीचर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की प्लानिंग करना, टीचर मेड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट को देखेंगे। हमने फॉर्मल देख लिया, अब हम इनफॉर्मल देख रहे हैं। तो इनफॉर्मल असेसमेंट डायनेमिक्स क्या होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेस बच्चे पर कम रहता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऑन गोइंग इवैल्यूएशंस एम्बेडेड विद इन द रेगुलर इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम अलग से इवैल्यूएशन के लिए टाइम नहीं निकालते, जब हम पढ़ा रहे हैं ऑन गोइंग इंस्ट्रक्शन तभी उसी दौरान इवैल्यूएशन हम कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट्स पर किस तरीके से पकड़ बनाई है। इसके अंदर अगेन हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, असेसमेंट फॉर IEP प्लानिंग, मतलब असेसमेंट फॉर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की प्लानिंग, जहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है बच्चे की अक्रॉस तीनों डोमेन्स। कौन कौन सी डोमेन्स में, इंडिपेंडेंट, उसके अंदर इंडिपेंडेंस है या नहीं काम करने की, असिस्टेड कैपेबिलिटी कि उसको मदद की ज़रूरत है या नहीं, थोड़ी मदद करेंगे तो क्या पता वो अच्छा परफॉर्म करे, और उसके बेसलाइन क्या डेफिसिट्स हैं, वो कहाँ पर लैग कर रहा है, अभी कहाँ पर उसे और सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं हमारे TMTs, जो कि होते हैं टीचर मेड टेस्ट, यहाँ पर जो टीचर है वही बच्चे के अकॉर्डिंग उसको, क्योंकि टीचर अच्छे से जानता है उसकी लर्निंग नीड्स को, तो टीचर ही बच्चे के अकॉर्डिंग वर्कशीट्स को डिज़ाइन करता है, क्विजेस बनाता है डायरेक्टली टू वीकली इंडिविजुअलाइज एजुकेशन टास्क, एग्जाम्पल मैचिंग शेप्स फॉर और ऑटिस्टिक लर्नर। अब टीचर को पता है कि उनकी क्लास में कौन से बच्चे को कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आती है और उनका असेसमेंट कैसे किया जाना चाहिए, तो टीचर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए फॉर एग्जाम्पल मैचिंग शेप्स वाला कॉन्सेप्ट ले आता है। तो ये है टीचर मेड टेस्ट। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जो करिकुलम है वो तो ओवरऑल स्टैंडर्डाइज होता है, सभी बच्चों के लिए बनता है, बट जो टीचर मेड टेस्ट है वो टीचर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। उसके बाद आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं CRTs। ये क्या होता है, ये इवैल्यूएट करता है बच्चों की लर्निंग को अगेंस्ट एक एब्सोल्यूट प्री डिटरमिन्ड बेंचमार्क रादर देन कंपेयरिंग टू द क्लासमेट्स। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है कि इसके अंदर हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि अगर इतने परसेंटेज तुमने इसमें स्कोर कर ली तो इसका मतलब तुम्हें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। तो बच्चों को हम एक दूसरे से कंपेयर ना करके उस क्राइटेरिया पर तोलते हैं कि उसने उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया तो इसका मतलब उसकी लर्निंग हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो मैंने कहा था जो हमारे ये ड्राइविंग टेस्ट होते हैं इसमें हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं ना कि जो पर्सन है वो ड्राइविंग की स्किल उसके अंदर है या नहीं, तभी तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है। तो ये नहीं देखते हम कि उसके साथ वाले जो बाकी हैं उनके परफॉर्मेंस वो कैसा ड्राइव कर रहा है। तो ये होता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये हमारे 3 हमने पढ़े इनफॉर्मल असेसमेंट डायनेमिक्स के अंदर, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की प्लानिंग का असेसमेंट, टीचर मेड टेस्ट का, और CRTs दैट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब चलते हैं हम आगे और चलते हैं अपने टॉपिक 2.4 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड हाई सपोर्ट्स, या जिनके अंदर ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी होती है, उनका हम असेसमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेट्रिक्स फेल फॉर इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल और प्रोफाउंड न्यूरो डेवलपमेंटल और फिजिकल चैलेंजेस।
अब जैसे हम आम तौर पर शुरू से असेसमेंट करते हैं, अगर हम वही तरीका इन बच्चों के लिए भी अपनाएंगे जिन्हें ज़्यादा लेवल पर डिसेबिलिटी है, तो ये एक फेलियर कहलाएगा। तो इनके लिए हमें क्या एकोमोडेशंस करने होंगे, हमें इकोलॉजिकल असेसमेंट बनाना होगा। इसका मतलब इवैल्यूएशंस कंडक्टेड इनसाइड रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। हमें इनका इवैल्यूएशन सिर्फ कॉपी पेंसिल पेपर पेन पे नहीं लेना, हमें रियल वर्ल्ड में इनका इवैल्यूएशन करना होगा। जैसे वो घर पर कैसे मनी का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या वो मनी का एक्सचेंज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। स्टोर से कोई सामान लाने जा रहे हैं तो प्लेग्राउंड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई मैच और उसकी इनिंग्स में स्कोर काउंट करना, तो वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो रियल एनवायरनमेंट में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, रियल एनवायरनमेंट बैरियर्स स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसीज़ के अगेंस्ट कैसे सामने आते हैं, ये हमें पता लगता है इकोलॉजिकल असेसमेंट से। फिर हम दूसरा कर सकते हैं फंक्शनल असेसमेंट, जिनके अंदर हम शिफ्ट करते हैं एकेडमिक ओरिएंटेशन से एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल क्राइटेरिया। हमारा पर्पस ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नंबर स्कोर करे, बल्कि बेसिक कम्युनिकेशन वाया ऑल्टरनेटिव या ऑगुमेंटेटिव डिवाइसेस, इंडिपेंडेंट ईटिंग कर पा रहा है, टॉयलेटिंग एंड डेंजर साइन रिकॉग्निशन। सिर्फ पढ़ाई में वो बच्चा अच्छा हो ना हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि वो जो फंक्शनल टास्क हैं डेली लाइफ के, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग, सेल्फ ड्रेसिंग, ईटिंग, डेंजर साइन है कोई उसको पहचानना, वो भी परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फिर आता है टास्क एनालिसिस फ्रेमवर्क, स्प्लिटिंग मैक्रो एक्टिविटीज़ इनटू माइक्रो स्टेप्स। टास्क एनालिसिस फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसके अंदर हम पूरे टास्क को एनालाइज करके टुकड़ों में बांट देते हैं और बच्चों से फिर उन्हें करवाते हैं। तो इसके अंदर हमने एक मैक्रो एक्टिविटी मतलब बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को माइक्रो स्टेप्स मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग सिखा रहे हैं तो हमने उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताया, ओपन द टैप, देन वेट योर हैंड्स, अप्लाई द सोप, रब, रिंस एंड ड्राई, इवैल्यूएट एग्जैक्टली विच लिंक इन द सीक्वेंस फेल। अब हम उन्हें स्टेप्स में बताएंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी ये चेक करने में कि बच्चे को कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आई। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे इस यूनिट के। होपफुली आपको अभी तक सारा समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में नीचे बता दिया करो। चलो देखते हैं 2.5 हमारा टॉपिक, जो कि है टीचर कॉम्पिटेंसीज एंड रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन असेसमेंट इन डिफरेंट सेटिंग। टीचर कॉम्पिटेंसीज का मतलब टीचर्स के अंदर कौन सी वो मास्टरी वाली स्किल्स होनी चाहिए, क्या उनका रोल होता है असेसमेंट करते हुए बच्चों का डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले कोर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज उनके अंदर होनी चाहिए, मुख्य जो उनकी विशेषताएं हैं, मुख्य जो उनकी क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं। तो सबसे पहले एकोमोडेशन में मास्टरी होनी चाहिए, मतलब मॉडिफाइंग प्रेजेंटेशन। उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे टॉपिक बच्चों को बताना है और मेरे सामने इस तरीके के बच्चे हैं, तो मेरे को मॉडिफाई करना आना चाहिए कि किस किस तरीके से मैं पढ़ाऊँ। ब्रेल का यूज़ करना है, ऑडियो का यूज़ करना है, और रिस्पॉन्सेज बच्चों से लेने हैं तो ओरल भी लेने हैं, जेस्चर भी लेने हैं, और टाइमलाइन मैट्रिक्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग असेसमेंट वैलिडिटी। असेसमेंट उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ को कंसीडर करते हुए तुम्हें असेसमेंट करना है। फिर है ट्रांस डिसिप्लिनरी सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है, इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल क्लिनिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट इनटू ऑपरेशनल क्लासरूम गोल्स। आपको थेरेपिस्ट से पता लगा कि हाँ बच्चे को यहाँ स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसके करेक्टिव मेजर्स अपनी क्लासरूम में के गोल्स में ऐड कर लिए। ये होता है ट्रांस डिसिप्लिनरी सिंथेसिस। जो आपने सुना समझा सीखा उसको एक्चुअली में रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोल अक्रॉस डाइवर्स इकोसिस्टम। अब अलग अलग सेटिंग्स में टीचर्स के क्या क्या रोल रहते हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर। सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्लूसिव सेटिंग्स। तो एडवाइसेस रेगुलर एजुकेटर्स ऑन यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क्स टू प्रोटेक्ट स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड एग्जाम बायस। तो इंक्लूसिव सेटिंग्स क्या होती है, जहाँ पर हम जो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं, उनका भी पूरा ख्याल रखते हैं रेगुलर स्कूल वाले बच्चों के साथ। उसके बाद रिसोर्स रूम क्या है, डायग्नोस्टिक्स फोकस्ड ऑन न्यूरो डेवलपमेंटल गैप्स टू प्रोवाइड हाईली टारगेटेड रेमीडियल ट्रेजेक्टरीज। रिसोर्स रूम क्या होते हैं, जहाँ पर बच्चों की जो स्पेशल लर्निंग नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे डेवलपमेंटल रेमेडीज़ यूज़ की जाती हैं जो कि बच्चों को सपोर्ट करती हैं लर्निंग में। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेशल स्कूल। तो मैनेज ऑल्टरनेट पोर्टफोलियोज लीडिंग क्रॉस डिसिप्लिनरी पास फोकसिंग हैवीली ऑन लाइफ लॉन्ग वोकेशनल रेडनेस। जब बच्चे स्पेशल स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या एक रोल रहता है टीचर का एज अ स्पेशल एजुकेटर कि उसे बच्चों के डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करना आना चाहिए, क्रॉस डिसिप्लिनरी पाथ्स को कैसे लीड करना है, और लाइफ लॉन्ग वोकेशनल रेडीनेस कैसे उनके अंदर लानी है कि वो बड़े होकर कोई ना कोई स्किल पर अपना जो अर्निंग है वो कर सके। तो ये थे हमारे रोल्स अक्रॉस द डाइवर्स इकोसिस्टम।
यहाँ पर हमारी जो यूनिट 2 है इस पेपर की, वो बहुत अच्छे से हमने फिनिश करी है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो आप एक कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले बस 2 बार रिवाइज़ कर लेना और आपके कॉन्सेप्ट्स माइंड में बैठ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे से आंसर्स लिख सकेंगे। सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आ जाए। एंड वी विल मीट वेरी सून इन द 3rd यूनिट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।